बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 जुलाई है और दिन है हफ्ते का। 3 अहम इशूज़ पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से। इस हवाले से कुछ देर पहले मतीउल्लाह जान साहब ने भी अपडेट दी, उन्होंने इस पे वीडियो की और मैंने अभी हसनात मलिक साहब से भी तफसीलात ली हैं, उनके पास इस हवाले से ख़बर होती है। तो यही पता चला है कि उनकी तबीयत नासाज है। पहले वो अपने घर पर थे और अब उनको एक सीनियर आर्मी के सीनियर डॉक्टर की हिदायत पर, उसके मशवरे पर उनको हॉस्पिटल जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है। वो हॉस्पिटल शिफ्ट हो गए हैं कायद आज़म हॉस्पिटल में। और ये भी बताया जा रहा है कि काजी फ़ाइज़ साहब को जो है वो कोविड की अलामात कराची में ज़ाहिर हुई और कराची में आपको पता है आजकल डेल्टा वेरिएंट बहुत ज़्यादा वहाँ पे चीज़ें डिस्टर्ब हैं और वहाँ से उनको कोविड हुआ, लेकिन उनको लगा कि वैसे जिस्म में दर्द है, सिम्टम्स थे। लेकिन जब यहाँ पहुँचे इस्लामाबाद और आकर टेस्ट कराया तो कोविड जो है वो पॉजिटिव आया। और फिर इस दौरान क्योंकि उन्होंने परसों जब जुडिशल कमीशन के इजलास में वीडियो लिंक के ज़रिए शिरकत की तो 2.5 घंटे तक वो उस इजलास में शरीक रहे। उसमें वो काफ़ी गुफ्तगू भी उन्होंने की और क्योंकि उसमें एक नाखुशगवार वाक़या भी पेश आया जब बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम साहब जो वज़ीर कानून हैं और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के दरमियान तल्ख़ कलामी भी हुई, क्योंकि काजी साहब जज्बाती हैं, गुस्सा जल्दी उनको आ जाता है और उनको गुस्सा आया जब फ़रोग़ नसीम साहब बात कर रहे थे, कानूनी हवाले दे रहे थे, तो काजी साहब ने उन पर शाउट किया। उन्होंने भी आगे जो है वो सख्त जवाब दिया और काफ़ी तल्ख़ जुल्मों का तबादला हुआ। बहरहाल अभी तक ये तो ज़रूर बताया जा रहा है कि खुदा न खास्ता वो कोई वेंटिलेटर पे नहीं है, ना ही कोई सैचुरेशन का इतना ज़्यादा इशू है, लेकिन ये है कि उनको डॉक्टर ने ये हिदायत की कि उनके लंग्स जो हैं वो इफ़ेक्ट हुए हैं और इसलिए उनको खांसी जो है वो पता चला कि नहीं उनकी रुक रही थी, कम हो रही थी, तो इसलिए उनको हॉस्पिटल शिफ्ट होने का मशवरा दिया गया है। तो बहरहाल उनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है। अल्लाह ताला उनको जो है वो सेहत दे और शिफाए कामिला अता फरमाए। इसके बाद आते हैं दूसरे मामले के ऊपर और इस पे आगे जाने से पहले मैं ये ज़रूर बता दूं कि मुख्तलिफ़ तरह की स्पेकुलेशंस, मुख्तलिफ़ तरह की एग्जैजरेटेड बातें जो हैं वो सोशल मीडिया पर हो रही हैं। तो बहरहाल मैंने आपको वो चीज़ बताई है जो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों से, जिनकी कंसर्न लोगों से बात हुई होगी या उनके पास इस हवाले से दुरुस्त खबर होगी। तो इसलिए ये नहीं है खुदा न खास्ता कि अभी तक अल्लाह ताला अपना करम फरमाए कि जिस तरह से मैंने देखा है सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग को ऐसा तासुर दे रहे हैं कि खुदा न खास्ता वो वेंटिलेटर पर हैं। अभी तक बहरहाल मेरे पास ऐसी कोई ख़बर नहीं है। जो ख़बर थी, जो बात है, वो मैंने आपके सामने रख दी है। दूसरा जो मामला है वो नज़ीर चौहान साहब का मामला है। नज़ीर चौहान का मामला इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उनका ताल्लुक़ जहांगीर तरीन ग्रुप से है। उनके ऊपर 3 केसेस हैं। पहला केस उनके ऊपर जो रेस कोर्स थाने में दरख्वास्त दी, जो FIR कराई बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने, क्योंकि शहजाद अकबर साहब को जो नज़ीर चौहान है उन्होंने कहा था कि ये कादियानी है और जब उन्होंने ये कहा तो उसके बाद शहजाद अकबर साहब ने वजाहत दी और कहा कि नहीं, मैं मुसलमान हूँ और मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है वो यकीन रखता हूँ। उन्होंने ये वजाहत दी और लेकिन उसके बाद जो है वो मज़ीद फिर नज़ीर चौहान साहब और उनके करीबी लोगों की तरफ से ये आया कि नहीं, ये वजाहत काफ़ी नहीं है, ये झूठ है। और शहजाद अकबर साहब को जो है वो वीडियो पैगाम में कहना चाहिए कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हूँ और मैं मिर्ज़ा अहमद कादियानी पर लानत भेजता हूँ। ये इस तरह के उनकी तरफ से ऑडियोज़ और मुतालबात सामने आने लगे। हुआ ये कि एक FIR पहले कराई शहजाद अकबर साहब ने, उस FIR में ये गिरफ़्तार हुए। उसके बाद इन्होंने जो ऑडियो मैसेज किए थे और इन्होंने जो फेसबुक के ऊपर पोस्टें कराई थी या शेयर की, उनकी बुनियाद पर एक और दरख्वास्त दी शहजाद अकबर साहब ने, वो FIA को दी, FIA के साइबर क्राइम विंग को दी। और तीसरा जो इनके ऊपर केस है नज़ीर चौहान साहब पर, वो ये है कि इन्होंने जो इनके ऊपर ये है कि पोलिंग वाले दिन, अभी जब इलेक्शन था तो पोलिंग वाले दिन ये किसी पोलिंग स्टेशन पर गए और वहाँ पर कार्य सरकार में मुदाखलत की, कोई धक्के शक्के दिए या कोई मुदाखलत, किसी भी तरह की मुदाखलत की। बहरहाल एक इनके ऊपर केस वो है। जो तीसरा केस है उनमें इनको गिरफ़्तार नहीं किया गया। पहले जो 2 केसेस हैं उनमें जो रेस कोर्स वाला था केस, उसमें इनको गिरफ़्तार किया गया। जब इनको वहाँ पे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो उन्होंने ये कहा कि बेलेबल तमाम जो है वो शिकें हैं। तो उन्होंने लिख दिया ऑर्डर में कि अगर ये मचल के भर देते हैं तो इनको रिहा कर दिया जाए, जेल भेज दिया। अगले दिन वो बहरहाल उनको मचल के भरे गए और वो रिहा हो गए, लेकिन साथ ही फिर उनको FIA ने जो है वो हिरासत में ले लिया उस FIR के ऊपर जो कि शहजाद अकबर साहब ने कराई थी, जो दरख्वास्त दी थी FIA के साइबर क्राइमिंग को। लेकिन आज FIA साइबर क्राइमिंग के केस में भी नज़ीर चौहान साहब को जुडिशल कर दिया गया है, वो जेल उनको भेज दिया गया है और अब उन्होंने ज़मानत के लिए भी अप्लाई कर दिया है सेशन कोर्ट में।
इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जहांगीर तरीन ग्रुप गो के उनका कल इजलास हुआ और इजलास के बाद एक अलामिया भी आया। वो अलामिया भी मैं कोशिश करता हूँ अगर मैं आपके सामने रख सकूँ, लेकिन शायद वो अभी ढूंढना मुश्किल हो जाए। उसमें बहरहाल उस अलामिया में यही कहा गया कि हम जो है वो नज़ीर चौहान के साथ हैं, और एक आप ऐसा समझें गोल मोल सा एक बयान था। उसके बाद कल जब ये बयान आया तो फिर आज इसलिए सब नज़रें लाहौर पर थीं कि आज देखते हैं कि जहांगीर तरीन साहब और उनके ग्रुप के लोग नज़ीर चौहान साहब के साथ इज़हार यकजहती के लिए अदालत में आते हैं या नहीं आते। लेकिन मेरी वहाँ पे जो रिपोर्टर के साथ बात हुई है, जहांगीर तरीन साहब या उनके ग्रुप का कोई भी मेंबर वहाँ पर नहीं आया। तो इससे ये चीज़ अखज़ की जा सकती है कि तरीन साहब और उनका ग्रुप नज़ीर चौहान साहब के मामले में ज़रा आप ये समझें कि मोहतात हैं, क्योंकि ये केस इस तरह का है। वो मोहतात हैं, खुलकर वो उस तरह से नज़ीर चौहान साहब के साथ खड़े नहीं हो रहे, क्योंकि उधर से हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत भी कोई ज़्यादा उन्होंने जहांगीर तरीन ग्रुप को टारगेट नहीं किया। ना तो हुकूमत जहांगीर तरीन ग्रुप को ज़्यादा टारगेट कर रही है और ना ही जहांगीर तरीन ग्रुप हमें उस तरह से खुलकर नज़ीर चौहान साहब की हमायत करता हुआ नज़र आ रहा है। उसकी वजह यह है कि मामला बहुत ही सेंसिटिव है। लेकिन पंजाब असम्बली में बहरहाल हालात कशीदा हैं, जहाँ पर जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं उन्होंने प्रोटेक्शन आर्डर जारी किए। उनके प्रोटेक्शन आर्डर्स पर जो है वो नहीं लाया गया असम्बली में नज़ीर चौहान साहब को, जिस पर काफ़ी इजहार बरहमी किया चौधरी परवेज़ इलाही ने कि हुकूमती इदारों ने क्यों पेश नहीं किया। उन्होंने काफ़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू की, क्योंकि सईद अकबर खान नवानी ने ये चीज़ असम्बली में रेज़ की थी, ये पॉइंट कि नज़ीर चौहान को क्यों नहीं पेश किया जा रहा। उसके बाद परवेज़ इलाही साहब ने थ्रेट किया था हुकूमत को भी और पंजाब हुकूमत को भी और बुज़दार सरकार को भी और इदारों को भी, ब्यूरोक्रेसी को भी, सबको। और उन्होंने कहा था कि जी आप कल पेश करें, यानी कल जो गुजरा है जुमे वाले दिन, जुमे वाले दिन का कहा था कि जुमे वाले दिन पेश करें, लेकिन जुमे वाले दिन भी नज़ीर चौहान साहब को पेश नहीं किया गया और प्रोटेक्शन आर्डर्स पर, जिस वजह से कोई 1 मिनट या आधा मिनट इजलास चला पंजाब असम्बली का और परवेज़ इलाही साहब ने जो इजलास है वो मुलतवी कर दिया सोमवार तक। और परवेज़ इलाही साहब अब इस चीज़ पर डट गए हैं। हुकूमती इदारे और परवेज़ इलाही साहब आमने सामने नज़र आते हैं। परवेज़ इलाही साहब कहते हैं कि नज़ीर चौहान साहब को प्रोटेक्शन आर्डर पर जो है वो वहाँ पर लाया जाए, लेकिन जो मुतलका इदारे हैं वो अभी तक उनको नहीं ला रहे। तो अब देखते हैं पंजाब असम्बली में मामला किस तरह आगे बढ़ते हैं, और इससे पहले अगर उनकी बेल हो जाती है तो फिर तो ज़ाहिर है वो खुद ही आ जाएंगे। और तीसरा ये भी देखना है कि जहांगीर तरीन इसी तरह मोहतात रहता है ग्रुप और जहांगीर तरीन, या वो जी तो बात कर रहे थे कि इसी तरह से मोहतात रहते हैं जहांगीर तरीन साहब और उनका ग्रुप, या वो खुलकर सामने आते हैं। बहरहाल ये आने वाले दिन बताएंगे। अगर उनकी ज़मानत हो जाती है नज़ीर चौहान की और उसके बाद तो फिर केस चलता रहेगा, तो फिर मामलात ज़्यादा गंभीर नहीं होंगे और फिर तो प्रोटेक्शन आर्डर वाला मामला भी नहीं रहेगा। जब वो हो ही बेल जाएगी तो ज़ाहिर है वो फिर बेल पर जब होंगे तो वो पेश हो जाएंगे। लेकिन जो तीसरा केस है उसमें अगर उनकी गिरफ्तारी डाल दी जाती है तो फिर उनको उसमें भी ज़मानत करानी पड़ेगी। अब एक तीसरे मामले पर आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल से वैसे तो शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरी एक बहुत अहम शख्सियत के साथ बात हो रही थी, उन्होंने मुझे बताया तो मुझे बहुत खुशी हुई कि कल 1 अगस्त को दावत इस्लामी जो कि एक मजहबी तंजीम है उसकी जानिब से लाखों दरख्त जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। हम मजहबी तंजीमों पर बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं, लेकिन अगर एक मजहबी तंजीम प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने जो ये इनिशिएटिव है उनका 10 अरब दरख्तों का, अगर उसमें पार्टिसिपेट कर रही है तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। यही वो चीज़ है। इसी तरह से बाकी मजहबी जमातों को भी आगे आना चाहिए। और इसके अलावा मुझे 2 चीज़ों की बड़ी खुशी हुई। एक तो ये भी पता चला कि हुकूमत प्लान कर रही है कि कोई एक दिन 14 अगस्त या कोई और दिन मुख्तस करके उस दिन कोशिश करके और दुनिया भर के ममालिक में जो रिकॉर्ड है 1 घंटे में सबसे ज़्यादा दरख्त लगाने का, उस रिकॉर्ड को पाकिस्तान तोड़ना चाह रहा है और अपने नाम करना चाह रहा है। इसके लिए पता चला कि इसी मजहबी तंजीम ने हुकूमत को ये ऑफ़र की है कि उनके कोई 30-35 हज़ार एम्प्लॉयज़ हैं, 25-30 हज़ार उनके मदारिस और तालीमी इदारे जो उनके हैं उसमें बच्चे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे तमाम लोग, हमारे तमाम कारकुनान आपके साथ होंगे उस दिन अगर आप ये इनिशिएटिव लेते हैं। तो यही ज़रूरत है। इसी तरह से जो बाकी मजहबी तंजीम है, मौलाना फजलुर रहमान साहब हो गए, उन सबको भी जहाँ बात हो पाकिस्तान की तो आपका तल्लुक़ किसी भी जमात के साथ हो, इस तरह से आपको आगे आना चाहिए। इसी तरह से आपको मदारिस के बच्चों को इस मेन स्ट्रीम में इस तरह के इवेंट्स में लाना चाहिए ताकि एक अच्छा जेस्चर जो है वो जाए। तो मुझे जिस शख्सियत ने बताया वो बहुत ज़िम्मेदार शख्सियत थी। उन्होंने बताया कि इस तंजीम का नारा ये है कि पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है। जहाँ जहाँ ये पौधे लगा रहे हैं वहाँ वहाँ उसको दरख्त बनने तक पूरा ये उसको फॉलो करेंगे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और क्योंकि मेरे तरह के बहुत सारे लोग होंगे जो ख़ुद
उस तरह से जाके पौधा नहीं ख़रीद सकते, लगा सकते। तो मैंने बहरहाल अपनी इस्तात के मुताबिक उनको डोनेट भी किया। आपको बताने का मकसद सिर्फ यह है कि हम अगर ख़ुद नहीं लगा सकते तो हमें ऐसी, जिस पे भी आपको एतमाद हो, किसी एक शख्स पर एतमाद है, किसी एक तंजीम पर एतमाद है, कोई सियासी जमात है, कोई मजहबी जमात है, कोई NGO है, कोई इदारा है, कोई भी है, या कोई एक ऐसा इंडिविजुअल बंदा है जिस पे आपको एतमाद है कि मैं उसको पैसे दूंगा तो वो मेरी तरफ से दरख्त लगा देगा, तो लगाने चाहिए। और आपको बल्कि एक इस तरह की मुहिम शुरू होनी चाहिए कि मिसाल के तौर पे मैं जिस स्कूल से पढ़ा हूँ, जिस कॉलेज से पढ़ा हूँ, जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, वहाँ पे मुझे जाके या वहाँ पे कुछ पौधे भिजवा के लगवाने चाहिए, क्योंकि तालीमी इदारों के अंदर चार दीवारी के अंदर अगर पौधे लगेंगे तो वहाँ पे हिफाजत भी होती रहेगी और वहाँ पे पानी भी लगता रहेगा और इंशाल्लाह वो दरख्त बनेंगे। लेकिन हम सबको अपनी ज़िम्मेदारी अदा करनी होगी और दावत इस्लामी की तरह और उनकी जो एक FDR है, जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी तरह की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं, हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। जहाँ पे हम मजहबी तंजीमों पे तनकीद करते हैं, वहाँ उनकी अच्छी चीज़ों की तारीफ भी करनी चाहिए। तो बहरहाल ये उनको क्रेडिट जाता है। कल वो लाखों दरख्त लगाने जा रहे हैं, कोशिश होगी मेरी भी कि मैं जहाँ पे वो दरख्त लगाने इस्लामाबाद में भी वहाँ पे जाऊँ। लेकिन आप सब भी अपने तौर पर इस मुहिम का आगाज़ कीजिए, तय कीजिए कि हर माह 1000 रुपये, 500 रुपये, 200 रुपये, जितने के आप पौधे लगवा सकते हैं लगवाएं, लगा सकते हैं लगाएं। घर में लगा सकते हैं, साथ को मस्जिद है उसमें जगह है वहाँ लगा सकते हैं, कोई स्कूल है, कोई और ऐसी जगह है, जहाँ भी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी, कोई भी जगह हो जहाँ पे भी आप लगा सकते हैं लगाइए। ये हम सबका फ़र्ज़ है, ये हम सब की ज़िम्मेदारी है, वरना माहौलियाती तब्दीलियाँ तेज़ी से हो रही हैं और दरख्त लगाना इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को अरूज और तरक्की अता फरमाए। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।